ना, फोन से कनेक्टेड है। लेट्स सी, नाउ इट हैज बीन रिकॉर्डेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखते होंगे मैं हरीश बजा रहे लेफ्ट टुगेदर। ओके, सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए रेप्लिकेशन आज हमने करना है, जो डेफिनेटली पूरा नहीं हो पाएगा अब मिनट चले गए। ठीक है, तो अब तो नहीं हो पाएगा पूरा, कोशिश करेंगे जितना हम इसको रेप्लिकेट करा सकते हैं। ओके मैम। तो ऑब्जेक्टिव हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है, और अपने आप से ये पूछना कि क्यों 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 होता है इंटरनेट इश्यूज। सो अपना टारगेट बीच में जब भी आप पढ़ते चले जाते हो, जैसे छुट्टी आने वाली है, आप सब घूमने घूमने जा रहे होंगे, राइट? मैम मैम हमारे को नहीं हुई है अभी छुट्टियां। मैम होने वाली होगी ना? ये छुट्टियां मैम हमें विंटर में होती है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। तो आपको बीच बीच में याद रहना है कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट एक्चुअली नीट है। तो आप हर रोज ये जो 2 आवर्स साथ लगाते हो ना हमारे साथ, उसका रीजन है। ठीक है, उसका ये रीजन है कि आपको नीट टारगेट करना है। उसके बाद चाहे आपको एमबीबीएस करनी है, बीडीएस करनी है, या आपको अपनी फील्ड चेंज करनी है, दैट इज आपकी चॉइस है बाद में। लेकिन 12th के बाद ये देना बहुत जरूरी हो जाएगा, और अगर ये क्वालिफाई हो गया तो बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ, राइट? तो अपना टारगेट क्लियर रखना अपने माइंड में, दैट योर टारगेट इज नीट, करेक्ट? मैम उसको ध्यान में रख, ट्यूशन पढ़ते हो उसी को ध्यान में रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। जब भी ऑफ ट्रैक हो तो याद रखना आपका टारगेट ये है, और ये इजी नहीं है। दिस इज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट एग्जाम आफ्टर 12th ग्रेड। 12th के बाद बहुत डिफिकल्ट एग्जाम में से एक नीट है ये, जो बहुत दिक्कत देता है। इवन 12th के बाद क्या, आप ऑल इंडिया लेवल पे अगर डिफिकल्ट एग्जाम्स की बात करो तो नीट इज वन ऑफ देम। लेकिन अगर आप स्कूल के साथ हर रोज सिर्फ 2 आवर्स पढ़ के इसे क्रैक कर सकते हो, तो इससे ज्यादा अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, राइट? क्योंकि इसके बाद अगर आप ड्रॉप लेते हो तो कहानी बहुत लंबी हो जाती है ना? और स्कूल में आपका 12th रिवाइज रहता है, तो आपके पास इजी होता है कि 12th आपका प्रिपेयर रहता है, और आपको 11th प्रिपेयर करनी होती है। ये एक चैलेंज होता है। 12th के बाद देते हैं तो उसके बाद दोनों सब्जेक्ट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, विच इज डिफिकल्ट। तो अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो आपको चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा अपनी क्लासेस में। कभी कभार मिस हो जाती है, लेकिन रेगुलर जितना रह सकते हो रहो, क्योंकि आप क्लास से जो सीखते हो वो खुद से पढ़ने में नहीं आता। चाहे आपको ऐसा लगता है मैं अकेले ज्यादा पढ़ पाती हूँ, बट ट्रस्ट में जब कोई टीचर बोल रहा होता है वो बहुत सारी चीजें जल्दी कवर कर लेते हैं, तो ज्यादा नॉलेज मिलती है। दूसरा चीज, नोट्स मेकिंग। कल के नोट्स बना लिए कॉपी में? यो मैम। मैम देखो भाई, मैं किसी का घर पे आके चेक नहीं कर सकती, ये ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग है। लेकिन अगर नोट साथ नहीं बनाओगे, इस चैप्टर के कभी नहीं बनेंगे। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि इतना लेंथी चैप्टर है कि किसी भी टॉपिक पे नोट बनाने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा। तो अगर नहीं बनाए हैं तो बना लेना, अदरवाइज तुम्हें बहुत नुकसान होने वाला है। ठीक है। तीसरी चीज जो आपको करनी होती है, एक तो रेगुलर लेना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, और दूसरा होमवर्क करके आना होता है। क्योंकि होमवर्क के फॉर्म में ना, मैं वैसे भी ज्यादा होमवर्क देती नहीं हूँ, मैं इस फेवर में नहीं हूँ। होमवर्क के फॉर्म में आप बहुत सारे टॉपिक कवर करते हो। जो मैंने आपको कल होमवर्क किया था उससे नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो नीट का डायरेक्टली 4 मार्क का क्वेश्चन कवर होता है उस होमवर्क से। तो होमवर्क करके आया था। अब होमवर्क कौन कौन करके आया था, रेज योर हैंड। नेहा, भुवनेश्वरी, भूमिका, पूजा, पल्लवी, अनुपमा। 1 2 3 4, तन्वी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चे होमवर्क करके आए हैं सिर्फ। हर्ष 8। दैट्स इट। पूरी क्लास में सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ने होमवर्क करा है। नो, आर्यन 10। अच्छा, ठीक है, मुश्किल से 10 बच्चों ने होमवर्क किया। तो फिर जो होमवर्क से रिलेटेड जो इससे डिस्कशन है ना, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैं फिर उन्हीं से करूंगी जो होमवर्क करके आए। ठीक है, कल डिस्कस करूंगी, क्योंकि आज का टाइम मिस हो गया। तो कल क्लास के बाद सिर्फ तुमसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो जिन्होंने होमवर्क किया है ना, एग्जैक्टली क्लास के बाद मुझे अपना होमवर्क भेज देना, क्योंकि क्लास में 10 बच्चों ने हाथ रेज किया था होमवर्क के लिए। ठीक है, उसके 1 घंटे बाद मत भेजना, फिर मैं अज्यूम करूंगी कि तुमने अभी करके भेजा। तो 11 बच्चों ने हाथ रेज कर रखा है, इंक्लूडिंग निशांत। सो तुम्हारा होमवर्क मिल जाएगा कल क्लास के बाद। विल सिट फॉर 5 मिनट्स एंड आई विल टेल यू कि कैसे क्वेश्चन आता है उससे। ठीक है, बाकियों को नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे हो तो मैं नहीं कर रही। सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो। मैम। आपने इनका नाम सुना, डॉक्टर अनंदीबाई जोशी? हाथ नीचे कर लो। डॉक्टर अनंदीबाई जोशी, इनका कोड था, अ वॉलंटियर माई सेल्फ एज वन। अनंदीबाई जोशी वाज द वन, सूर्यांश हाथ नीचे कर, जो पहली इंडियन फीमेल डॉक्टर थी।
और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एक ऐसी फील्ड में जहाँ पे सब मेल होते हैं, वहां पर एक फीमेल इंडियन डॉक्टर आई थी। अब आप देखते हो बहुत कॉमन ट्रेंड है ना कि मेडिकल के लिए जनरली फीमेल अप्लाई करती दिखती है, पर देयर वाज अ टाइम, इमेजिन, जब लड़कियां इतनी एजुकेटेड होती ही नहीं थी, लड़के एजुकेशन में जाते थे, वो कॉलेज तक जाते थे, लड़कियां कॉलेज तक नहीं पहुंचती थी। ये पहली थी जो एमबीबीएस करी थी जिन्होंने, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, राइट। सो ये जो छोटा सा एग्जाम है आपका मेडिकल का, ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि जब आप डॉक्टर बनते हो तो आप कहीं पे भी किसी को भी सर्व कर सकते हो, लिटरली कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में। आपका प्रोफेशन हमेशा एक्टिव होता है, राइट। तो जब आपका मन नहीं करता ना कुछ काम करने का, तब जरा याद क्या करो कि आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और उसकी वैल्यू क्या है सोसाइटी में। बहुत बड़ी वैल्यू है, करेक्ट। या मैम। इन्होंने डॉक्टर बन के बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर किया, जो आगे चल के उन्होंने एजुकेशन को परस्यू किया, क्योंकि जब कोई कुछ नहीं करता ना तो इंस्पिरेशन भी नहीं आती। इंस्पिरेशन भी तो हमें किसी और से ही आती है ना, देख के कि यार उन्होंने अचीव किया, हम भी कर सकते हैं। उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पिरेशन दी है, ठीक है। तो जब भी आप ऑफ ट्रैक हो तो आप ऐसी चीजें याद किया करो। तो यू स्टडी अबाउट डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, अगर आप ऑफ ट्रैक होते हो तो विल हेल्प यू आउट, राइट। चलो, तो मुझे ये बताओ कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो किसने डिस्कवर किया था? मैम हाशियन चेस। वॉटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। मैंने पूछा डीएनए का स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये बताया था हाशियन चेस ने। ओके ओके, या मैम। ठीक है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था। तो जब इन्होंने स्ट्रक्चर बताया ना, इनको तभी आइडिया हुआ था कि अब लोग पूछेंगे कि यार ये अपनी कॉपी कैसे करता है, इससे प्रोटीन कैसे बनता है। तो तब किसने इसको डिस्कवर किया था? क्रिक ने। तो क्रिक ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा। नीट में ये सीधा सीधा आ रहा है, सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, प्लस ये जो पिक्चर है ना, ये लेबल होने के लिए आती है, बार बार आती है। तो सेंट्रल डोगमा दे दिया था क्रिक ने, वॉटसन ने नहीं, क्रिक ने दिया था। और उन्होंने बताया कि डीएनए के साथ होता क्या है। उन्होंने कहा डीएनए अपनी कॉपी जब खुद बना लेता है, डीएनए जब अपने आप को फोटोकॉपी कर लेता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है जी। डीएनए से जब आरएनए बनता है, स्पेसिफिकली बोलूं तो एमआरएनए, आप पढ़ोगे इसके बारे में, परसों पढ़ोगे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और बेटा एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन ही है जो आपकी बॉडी में सारे फंक्शन करते हैं। आप कुछ भी कर पा रहे हो ना अपनी बॉडी में, वो बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स आर लाइक सिग्नल। जैसे आप किसी से कम्युनिकेट करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल एक, आई डोंट नो, आप लोगों ने ट्रेन से ट्रेवल करा? यस मैम। नो मैम। तो ट्रेन जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे आती है, चलो ट्रेन छोड़ो, बस तो देखी होगी, जब बस फुल हो जाती है तब कंडक्टर ड्राइवर को इशारा करता है ना, बस फुल हो गई है, फिर बस चलनी स्टार्ट होती है। ऐसा तो नहीं होता ना अभी इंसान चल रहा है और बस चलती चली जा रही है। तो वो होती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। तो आपकी बॉडी में भी अगर आप कुछ भी आपकी बॉडी में हो रहा है, आपकी स्किन पे कलर है, आपके सर पे बाल है, आपकी आइज देख पा रही है, ये सब कुछ प्रोटीन्स की वजह से होता है। और वो प्रोटीन की सिंथेसिस किससे होती है? एमआरएनए से। तो एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये सारे प्रोसेस हमने करने हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, इसे कहते हैं सेंट्रल डोगमा, क्रिक ने दिया था। अब कुछ वायरसेस होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जांपल आपने एचआईवी का नाम सुना है? यस या मैम। एचआईवी वायरस है, ये रहा इसका आरएनए, 2 डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं इसके पास। ह्यूमन का सेल लिया इसने, देखा, और उसके अंदर ये चला गया, उसके अंदर ये अपना जेनेटिक मटेरियल भेज देगा। अब इसके पास है आरएनए, ह्यूमन के पास पड़ा है डीएनए। डीएनए। ये चाहता है ह्यूमन के सेल को कंट्रोल कर ले। कंट्रोल कर ले मतलब उसके डीएनए को कंट्रोल कर ले। तो ये क्या करता है, अपने आरएनए को चेंज कर देता है ह्यूमन के डीएनए में, और फिर पूरे सेल को बर्बाद करना स्टार्ट कर देता है। तो जब आरएनए चेंज हो जाए डीएनए में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स, क्योंकि उल्टा गया है ना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? या मैम। So this is a central dogma given by Crick. कोई किसी को डाउट? नो मैम। ठीक है, नोट्स के लिए मैं भेज दूंगी, लिख लेना, क्योंकि अब लिखने बैठोगे तो अब तक बिल्कुल खत्म नहीं हो पाएगा। तो हम ट्राई करेंगे कि हम डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ पाए आज, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब सिंपल भाषा में क्या होता है? क्या मतलब है डीएनए रेप्लिकेशन? बार बार बोल रही हूँ मैं, मतलब डीएनए में हाँ, फोटोकॉपी बनाओ डीएनए की।
जैसे हम बोलते हैं ना एक सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, तो बेटा एक सेल के अंदर अगर डीएनए है तो दोनों सेल को डीएनए मिलता है ना, तो डीएनए का अमाउंट देखो ना डबल हो गया, पहले एक था अब देखो 2 डीएनए दिख रहे हैं आपको, यानी कि डीएनए की पहले कॉपी हुई होगी। ये प्रोसेस कैसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ये एक सेल होगा, ध्यान से देखना, इसे एक सेल होगा उसमें पहले डीएनए की कॉपी बनी होगी 2, फिर उसके बाद ये सेल 2 सेल्स में डिवाइड हुआ होगा और हर एक सेल को एक डीएनए की कॉपी मिली होगी। समझ आई बात? या मैम। दिस इज हाउ दिस हैपन। तो ये जो प्रोसेस है ना जहाँ डीएनए की कॉपी होगी इसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। कौन से फेज में होता है सेल साइकिल के? एस फेज। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ये नीट का क्वेश्चन है। अब इसे करने के लिए चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आपको चाहिए डीएनए प्रोटीन, इसी को हम हेलिकेज भी कहते हैं। ये मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी ना तो तुमको क्लियर हो जाएगा, लेकिन अपनी कॉपी में लिखना है इसे। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन को एसएसबी के नाम से बुलाएंगे। टोपो आइसोमेरेज, अब ये प्राइमर्स जो है, सॉरी यहाँ पे आरएनए है, आरएनए प्राइमर्स है ये। अब यहाँ जो तुमको रखना है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेन एंजाइम, ये मेन है, मेन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपसे पूछेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 5 इनमें से कौन सा है जो डीएनए रेप्लिकेशन में मेनली यूज होता है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 भी यूज होता है, लेकिन मेन कौन सा एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है। डीएनए लाइगेज भी है जिसको हम ग्लू भी कहते हैं, और बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी है। चलो चलें आगे, प्रोसेस स्टार्ट करें। मैम। या मैम। किसी को कोई डाउट? मैम। बताना No, ma'am. स्लाइड हाँ बोलो, क्या? स्लाइड दिखाना फिर से। कुछ बस अच्छा कॉपी कर रहा था बस, ओके चलो जी। सो मैंने ये जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, हर स्लाइड के एंड में क्वेश्चन की जगह मैंने एक पूरी प्रेजेंटेशन बना दी है जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, ठीक है? तो आप उसको खोलोगे ना तो आपको अपने सारे क्वेश्चन एक ही प्रेजेंटेशन में मिल जाएंगे। ओके या मैम। ये ठीक है चलो। सो मुझे बताओ, जब जीरोक्स कराने जाते हो, जीरोक्स समझते हो? या मैम। फोटोकॉपी। यस मैम। तो मान लो 2 पेजेस दिए मैंने तुम्हें, दोनों पेजेस एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, फिर ये हमारी जीरोक्स की मशीन। तो बेटा अगर मुझे इसको जीरोक्स करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऐसे चिपके हुए पेजेस को डाल दूं? अलग करना पड़ेगा मैम इन्हें पहले। अलग करने। अलग करना पड़ेगा ना एक दूसरे से, फिर ही इनको देखकर नई कॉपीज बनेगी। सही बात है, या मैम। है ना? सबको इतनी बात तो क्लियर है, तो बड़ी बेसिक बात है। तो अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात भी कर रही हूँ तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी 2 स्ट्रैंड होते हैं। अब एक स्ट्रैंड को देख के नया स्ट्रैंड बनना है, मतलब ये वाला स्ट्रैंड है ए स्ट्रैंड को देख के एक नया स्ट्रैंड बनना है, और ये वाला स्ट्रैंड है बी स्ट्रैंड को देख के नया स्ट्रैंड बनना है। अगर ये आपस में चिपके रहेंगे तो स्ट्रैंड कैसे बनेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें अलग। अलग सेपरेट। हाँ सेपरेट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बताओ, ये जो पूरा चेन कॉइल्ड है, अगर मैं सारे को सेपरेट करूंगी ना तो कौन से बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करोगे फिर उसको ज्वाइन करोगे तो बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो क्या होता है, एट ए टाइम डीएनए का थोड़ा सा सेगमेंट होता है जो एक दूसरे से दूर हो जा रहा है। समझ लीजिए पूरी चेन है, आपस में ज्वाइन है, बस एक कोई पार्ट है जो एक दूसरे से अलग हो गया, बाकी चेन एक दूसरे से ज्वाइन है। ये बात समझ आई? या मैम। ठीक है जी। तो देखो अभी पूरा का पूरा डीएनए हमने इसको हॉरिजॉन्टली पोजीशन कर दिया, ठीक है जी? तो आप लोगों को स्लाइड दिख रहा है, हॉरिजॉन्टली पोजीशन किया है। तो अब इसमें से कोई एक रीजन है जहां पर ये दो स्ट्रैंड है ना एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएंगे। तो मुझे बताओ, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अटैच है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बना है? नाइट्रोजन बेसिस में। नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजन बेस। हाँ, और ग्रुप होता है एडेनिन एंड थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। सही है? मैम। तो मुझे बताओ या मैम। कौन से 2 नाइट्रोजनस बेसिस को दूर करना आसान है, एडेनिन थायमिन या ग्वानिन और साइटोसिन? एडेनिन। एडेनिन एंड थायमिन। क्यों? इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मैम। कंपैरेटिवली इजी टू सेपरेट, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को सेपरेट करना लगा है, मुश्किल है। तो आपको डीएनए में, हमारे डीएनए में भी है, सबके में, कि डीएनए में ऐसी साइट्स है जहां पर बार बार रेपिटेशन मिलेगी आपको एडेनिन थायमिन की। ग्वानिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, लेकिन एडेनिन थायमिन की ज्यादा रेपिटेशन मिलेगी आपको।
तो जो ये साइट होती है ना जहाँ पे आपको बार बार एडेनिन थायमिन के ज्यादा बॉन्ड मिल रहे हैं, उस वाली साइट को, उस वाले रीजन को हम बुलाते हैं ओरी। ओरी स्टैंड फॉर ओरिजिन और ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ये वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए अब बताओ, अगर कोई चीज है, दो थ्रेड आपस में जुड़ी हुई है, तो उसको कैसे अलग करेंगे? हम उसको ऐसे देखेंगे वो अलग हो जाएगी? नो मैम। नो नो कैसे मैम। करेंगे? क्या करना पड़ेगा? एंजाइम जाना हेलिकेस। अपने हाथों से कष्ट करना पड़ेगा ना उन्हें अलग करने के लिए। Yes, ma'am. सिमिलरली ये बाहर मैम। से किसी चीज को यहाँ आना पड़ेगा। तो नंबर 1 सबसे पहले कौन आता है? हमारे पास एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है हेलिकेस, और डीएनए ए प्रोटीन भी कह देते हैं, ठीक है। ये आएगा और इन दोनों स्ट्रैंड को इस पोजीशन में अलग करेगा ओरिजिन वाली साइड से। समझ आई बात? तो हेलिकेस इज द वन जो हेलिक्स को खोलता है एक पोजीशन पे। ये मैम। अब ये बात देखो, यहाँ दिखाती हूँ, स्टेप वाइज लिखा है मैंने सब कुछ, तो तुम आराम से खुद से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। एक बार मुझसे समझ लो यहाँ हो क्या रहा है। अब मुझे बताओ यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पड़ा कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो कहाँ रही होगी? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस। ये नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपने वो पढ़ा है प्लांट फिजियोलॉजी? मैम। प्लांट फिजियोलॉजी में वो होता था ना, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल। ये मैम। यस मैम। तो जब भी कोई प्रोसेसेस होते हैं ना, उन प्रोसेसेस के लोकेशन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। उसी तरीके से इस वाले चैप्टर में ना, जब भी मैं लोकेशन लिखूं ना, ध्यान से उसको नोट कर लेना, उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। मैम। ये मैम। तो देखो अब क्या हुआ, हर लाइन के साथ एक पिक्चर बना लोगे ना, तुम्हारे लिए इजी रहेगा, बाद में बनाना भी टाइम तुम्हें लग नहीं पाएगा। देखो, फॉर डीएनए रेप्लिकेशन टू स्टार्ट, अगर डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट होना है, अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड्स हैव टू सेपरेट फॉर अ कॉपिंग टू बिकम पॉसिबल। तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। क्लियर? पोजीशन वेयर ये एडेनिन मैम। और थाइमिन, पोजीशन जहां पर एडेनिन थाइमिन ज्यादा है, उस साइड को हम बुलाते हैं ओरी साइट। यही पढ़ा था हमने अभी। ये मैम। अगर मैं बोलूं यहाँ पर एडेनिन एडेनिन थाइमिन ज्यादा है, तो मैं इसको बोलूंगी ओरी साइट है। और यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है डीएनए ए प्रोटीन, और इसी को हम बुलाएंगे हेलिकेस, राइट। जस्ट अ सेकेंड। हाँ तन्वी बोलो। सो डीएनए प्रोटीन को हेलिकेस बुलाते हैं, वो आएगा और डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन कर देगा ओरी साइड से। ये बात समझ आई सबको? ये मैम। देख बेटा, ध्यान से देखना है क्या कर रही हूँ मैं। क्या तुम देख के, सिर्फ देख के बता सकते हो कि कहाँ पर ओरी साइड में डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हुए हैं? ये है ए रीजन, ये है बी रीजन, ये सी रीजन। देख के बता सकते हो कहाँ पर दो स्ट्रैंड एक दूसरे से थोड़ा सेपरेट हुए हैं? बी। बी। बी रीजन है ना। अब ये कैसा दिखता है? ये थोड़ा बबल की तरह दिखता है, तो हम इसको क्या बुलाते हैं? रेप्लिकेशन बबल। बबल, राइट। चलो, तो रेस्ट ऑफ द डीएनए अभी भी हेलिकली कॉइल्ड है। ये तो दिखाई दे रहा है ना सबको, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये पर coiled। मैम। बस ये अलग हो गया, ठीक है। अगर ये अलग हुए तो मैं ऐसे कर दूं, एडेनिन एडेनिन थाइमिन, ये अलग हुआ हुआ तुम्हें दिखेगा। दोनों नाइट्रोजन स्पेसिस दोनों स्ट्रैंड में अलग अलग है, दिख रहे हैं? मैम। ये मैम। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए यहाँ पर या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये बताओ। हाइड्रोजन। 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 यस, वेरी गुड, यहाँ लिख लो, ये नीट का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स, डीएनए रेप्लिकेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज हुई है यहाँ, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिर एकदम से हिट नहीं करता। चलो, यहाँ तक समझ आ गया सबको? ये मैम। अब देखो, ये आपको रेप्लिकेशन बबल दिख रहा है? मैम। ये मैम। चलो जी, रेप्लिकेशन बबल पे आपको हेलिकेज दिख रहा है, पहले आया
है ना। Yeah, ma'am. फर्स्ट एंजाइम तो यही था, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों नाइट्रोजनस बेसिस है, इनकी पोटेंशियल है ना कि एक दूसरे से हाथ मिलाए रखे हमेशा, ऐसी है ना। तो ये चाहेंगे कि एक दूसरे के पास आए, लेकिन हमें इन्हें रोकना है, क्योंकि इसी को देख के तो मुझे नया स्ट्रैंड बनाना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो उनको पास आने से रोकने के लिए प्रोटीन आते हैं। तो सेकंड जो आएंगे, अब सबसे पहले हेलिकेज था, अब जो सेकंड आ रहे हैं वो है छोटे छोटे प्रोटीन, और इनको हम बुलाते हैं SSBP। फुल फॉर्म क्या थी? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। शाबाश, अटेंशन दे रहे हो। नाम से क्या लगता है, दोनों चेन पे एक साथ बाइंड करते हैं, हर चेन पे एक एक करके बाइंड करते हैं? एक एक करके। एक करके गए Single पे. हाँ, सिंगल सिंगल पे बाइंड करते हैं। तो ये ना होल्ड करते हैं कि दोबारा से हेलिकली कॉइल्ड ना हो जाइए। क्लियर सबको? यो मैम। Yeah, ma'am. ठीक है। तो सेकंड चेन आ गई सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग, तो हमने खोल दिया, होल्ड करके रखा है। अब हमें क्या करना है, इसको सिर्फ ओपन। ओपन तो कर दिया, ओपन करके खोल कैसे रख दिया। अब हमने इसके साथ क्या करना है, स्टेबलाइज। स्टेबलाइज भी कर दिया ना, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन लगा दिया। अब क्या करना है, क्यों खोला था इसे, बोल बोल। कॉपी के लिए। स्टैंड बनाना है। कॉपी करना है ना, इसको कॉपी करने के लिए खोला था ना, तो बस अब इसको कॉपी करना है। ठीक है, समझ आया निशांत? यस मैम। ठीक है, तो अब हम इसको कॉपी करेंगे। तो देखो जो मैंने पीछे किया है ना, सब कुछ लिखा हुआ है, तो टेंशन मत लेना कुछ मिस होगा, मिस कुछ नहीं होगा, ज्यादा ही लिखा है। पर सुन लो, ना नाचना मत इधर उधर अभी। अरे बा कितनी गर्मी है। सेवरल पार्टिसिपेंट लेफ्ट मीटिंग, तुम ऑटोमेटिकली एग्जिट हो गए हो या किसी ने निकाला है? मैंने तो नहीं निकाला, ऑटोमेटिकली एग्जिट हो गए। वेरी गुड। चलो, टू स्टेबलाइज रेप्लिकेशन बबल, ये देख बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आता है और स्टेबलाइज करता है, हर एक स्ट्रैंड से वो बाइंड करता है और स्ट्रैंड को आपस में रिकॉइल नहीं करने देता रेप्लिकेशन बबल की साइड पे। क्लियर है इतनी बात? Yeah, ma'am. आइए जी। अब देखो, जब भी कोई चीज को नया बनाना होता है ना, नई चीज सिंथेसाइज होती है, तो वर्ड यूज होता है पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज इज एन एंड, देखो ASE पे एंड हो रहा है ना, जो भी वर्ड ASE पे एंड होता है वो क्या होता है? एंजाइम। एंजाइम। Enzyme. तो अब आएगा डीएनए, क्योंकि डीएनए बना रहा है ये, डीएनए को देखकर डीएनए की कॉपी बनाना, तो मैं इसको कहूंगी डीएनए पॉलीमरेज। कौन से वाला है जो मेन था? 3। 3। Third. हाँ, 3। तो कुछ नहीं करना है, डीएनए पॉलीमरेज ने आना था और बाबले ने इसकी कॉपी बना ली थी, कायदे से तो यही होना था। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज के ना नखरे हैं। ओके, तो उसकी कुछ कंडीशन है, वो कहता है मैं तब आऊंगा अगर मेरी कंडीशंस पूरी होगी। तो अब आपको कंडीशंस पढ़नी है कि डीएनए पॉलीमरेज कब आएगा। ओके, Yeah. तन्वी ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो रहा है। अगर ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो रहा है, फिर वहां सिग्नल का प्रॉब्लम होगा, तुम्हारे सिग्नल प्रॉब्लम में हो जाता है ना लेफ्ट। सिग्नल का तो मैं कुछ नहीं कर सकती यार। चलो कंडीशंस देख लेते हैं। तो तुमको डीएनए पॉलीमरेज 3 दिखाई दे रहा मैम। Yeah. है ना? इसकी पेंट्स दिखाई दे रही है स्पॉन्ज बॉब वाली। ये मैम। Yeah, ma'am. ये बहुत कूल इंसान है, इसके बारे में कुछ जानते हैं, इस प्राणी को समझने की कोशिश करते हैं। पॉलीमरेज को पॉल भी लिख लेते हैं, POL। ठीक है, इस प्राणी को समझते हैं। इसी क्वालिटीज क्या है, ये हाईली एफिशिएंट है, अपने काम में बहुत बढ़िया। देख रहे हो ना तुम, पिंक कलर के स्पाइक्स इसके, बहुत बढ़िया अपने काम में ये। सो दिस इज हाईली एफिशिएंट, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। इसका काम क्या है? कॉपी करवाना डीएनए को। क्या? डीएनए को कॉपी करवाना। डीएनए को कॉपी करा के नए डीएनए बनाना। वेरी गुड। ये प्रूफ रीडिंग भी कर लेता है। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? जैसे आप कुछ किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, फिर सबमिट करने से पहले टीचर को उसको दोबारा रीड करते हो ना, ये मैम। अगर नहीं करते हो तो फिर गलतियां रह जाती है। तो ये भी वही करता है, ये कहता है मैंने नई कॉपी बना ली है, नया डीएनए का स्ट्रैंड बना लिया पुराने को देख के। पुराने वाले में एडेनिन था तो यहाँ पे थाइमिन था, बाई चांस कहीं पे एडेनिन के ऑपोजिट मान लो साइटोसिन लग गया है, तो ये भाई साहब उसको प्रूफ रीड करता है, दोबारा से रीड करता है कि सही लगा या नहीं, और अगर कहीं सही नहीं लगा होता उस वाले को काट देगा और नया सही न्यूक्लियोटाइड उसके ऑपोजिट लगा देगा। तो इसको कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। सो बेसिकली ये नया स्ट्रैंड बनाने के बाद उसको चेक भी करता है कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और अगर गड़बड़ी है तो उसको ठीक भी करता है। क्लियर? Yeah, ma'am. देख रहे हो ये कितना सही है, ये बहुत बढ़िया है।
बाकी डीएनए पॉलीमरेजेस इतने एफिशिएंट नहीं होते, ये है इतना एफिशिएंट। लेकिन इसकी कंडीशन, नखरे देना है इसके। ये मैम। देखो इसका नखरा क्या है, ये कह रहा है मैं एक बारी में एक ही स्ट्रैंड पे वर्क करूंगा, मतलब वो कह रहा है कि जब तक डीएनए ऐसा रहेगा, मैं तो नहीं आता, कह रहा है दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से दूर करो। मैं चलो हॉरिजॉन्टली बनाती हूँ। तो इसकी पहली कंडीशन है कि दोनों स्ट्रैंड आपस में गले नहीं लगे होने चाहिए, दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से थोड़ा दूर करो, मैं तो तब आऊंगा। तो हमने इसकी पहली कंडीशन तो पूरी कर दी ना। ये मैम। हाँ, ये मैम। अब तो आना चाहिए, फिर भी नहीं आ रहा, पता है क्यों? क्योंकि इसको कोई स्टार्टिंग में डबल स्ट्रैंड चाहिए, कहता है मेरे को वैसे तो सिंगल स्ट्रैंड चाहिए, लेकिन मैं स्टार्टिंग में डबल स्ट्रैंड चाहता हूँ कि प्रोसेस ना स्टार्ट हो जाए, डबल स्ट्रैंड बने हुए हो, फिर आके मैं लगूंगा और नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करूंगा। तो इसको स्टार्टिंग में कोई स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए, समझ आई? ये मैम। क्या हमने छोटा सा कोई डबल स्ट्रैंड बना के रखा है इसके लिए? ये नया वाला बनाया अभी तक? नो मैम। नहीं ना, तो नहीं बनाया तो सबसे पहले वही बना लेते हैं। ये बात समझ आई ना क्या करना है? ये मैम। ये मैम। वो कह रहा है ये पेरेंट का स्ट्रैंड है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री में नया स्ट्रैंड बनाऊंगा, ये वाला। लेकिन इसकी कंडीशन है कि ये नया स्ट्रैंड तब बनाएगा जब पेरेंट स्ट्रैंड अकेला हो, लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट्री पहले से थोड़ा कोई स्ट्रैंड बना हुआ हो, फिर उसके आगे ये नया स्ट्रैंड बनाएगा। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये थोड़ा सा स्ट्रैंड बना के रखना है इसके आने के लिए, ठीक है? इसके आने के लिए एक तरह से क्या कहते हैं उसको, बैठक सी बिठा के रखनी है, फिर आके बैठेगा। ओके, तो वो छोटा वाला स्ट्रैंड बना ले। ये मैम। ये मैम। छोटा वाला स्ट्रैंड बनाते हैं। अब छोटा वाला स्ट्रैंड बनाने के लिए ना, जितने भी एंजाइम है डीएनए से रिलेटेड, मना कर देते हैं, कहते हैं हम नहीं आ रहे, अरे हमें पसंद नहीं। क्या नाम है इस एंजाइम का? डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं हम 3। इसका नखरा नहीं उठा सकते, वी आर वेरी सुपीरियर। तो फिर मदद करने के लिए कौन आता है? आरएनए। ट्रोपोइसोमेरेज। नहीं, टोपोइसोमेरेज नहीं आता, तब आता है आरएनए प्राइमेज। प्राइमेज, जैसी मैंने एएससी लिख दिया, इसका मतलब ये क्या चीज है? एंजाइम। 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 एंजाइम नहीं है, जैम थोड़ी है नालायक को, एंजाइम है। एक तो तुम्हारी इंग्लिश खराब, तुम करोगे मेरी इंग्लिश खराब, है ना? एंजाइम, कौन सी जाइम? 4 वर्ड मैं गलत बोलती हूँ, 4 वर्ड तुम गलत बोलते हो, मिलके हो लिया हमारा काम। अब देखो, आरएनए प्राइमेज आता है, और आरएनए प्राइमेज कहता है कोई बात नहीं, मैं छोटा सा एक स्ट्रैंड बना देता हूँ। तो आरएनए प्राइमेज जाकर, ध्यान से सुनना, सिंथेसाइज करता है क्या? छोटा सा न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है? मैम। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एडेनिन के ऑपोजिट थाइमिन बनना, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, समझ आई? ये मैम। अब ये देखो, मैम। जो स्ट्रैंड मैं सीधा बना रही हूँ, ध्यान से सुनना, ये वोकैबुलरी समझ आ गई तो जीवन आसान हो जाएगा, नहीं आई तो फिर तो कठिन चल ही रहा है। जो स्ट्रैंड जिसको देखकर कॉपी बनाना था, जिसको देखकर कॉपी बनाना था, वो वाले स्ट्रैंड को हम बुलाते हैं पेरेंट स्ट्रैंड, ठीक है? ये मैम। सोना मत, इसको देख के कॉपी बनाना है। अब जो भी पेरेंट स्ट्रैंड है उसमें पोलैरिटी तो होगी ना। अगर मैं इसको बोलूँ 5, या आगे कौन से में लिखा है मैंने, 3 प्राइम लिखा है, पहले रुको सेम रखती हूँ, नहीं तो ना तुम आगे कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा? 5 प्राइम। 5 प्राइम टू 3 प्राइम। चलो, भगवान की कृपा से तुम्हें ये तो याद है। बोर है सब्जेक्ट, भाई बोर है सब्जेक्ट, मेरी मम्मी कह रही है नो बोर है मैम। जो पढ़ा रही है बोर है। नो मैम। कंफ्यूजिंग मैम। है, क्या कंफ्यूजिंग है? आपको दिख नहीं रहा है इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको। कहाँ गचमच हुआ, बताओ कहाँ हुआ? पिंक वाले को याद करें या दूसरे वाले को याद करें? पिंक वाला बना है ना, आपको दिख नहीं रहा? देखो बना है, दिख जाएगा, उसको याद करें, बेचारा जो नहीं बना उसको याद देखो करें। बना हुआ है। तो कंफ्यूजन है बहुत यार। कैसे? आधे सो भी गए होंगे, कह रहे हैं मैडम पढ़ने के बाद। सो गए तुम लोग? नो मैम। नो मैम। नो मैम। किसको कहाँ कंफ्यूजन है बताओ भाई? उनको तो समझ आ रहा है, उनको तेरे डर से बोल रहे हैं। मेरे डर से मैं क्या कर लूंगी या ऑनलाइन वो क्लास? सोच रहे हैं कि मैडम रोड पढ़ाए और वो पास से होती तो ये पतली करी। बताओ भाई, इसको दोनों स्टैंड को खोला किसने था आके?
पिंक वाले ने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को किसने आके खोला था? ओपन करने के लिए कौन आया था? हेलिकेज डीएनए पॉलीमरेज हेलिकेज। हेलिकेज। खोलने के बाद उसे स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम आया था? कौन सा? एसएसबी एसएसबीपी। एसएसबीपीज आए थे। उसके बाद आगे न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा क्या चीज आई है? डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 3 की दो कंडीशन क्या है? उनके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर होने चाहिए और दूसरा एक छोटा सा स्ट्रैंड पहले होना चाहिए उसमें, तब आके लगेगा। कॉम्प्लीमेंट्री बना होने चाहिए। इनको समझ आ रहा है? आप सो जाओ, उनको आ रहा है। चलो भाई, तो दो पेरेंट स्ट्रैंड है। मैं भूल गई मैं क्या बता रही थी। तो प्राइमेज आता है और प्राइमेज सिंथेसाइज कर रहा है एक छोटा सा न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये छोटा सा न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तो बड़ी लंबी लाइन होगी ना, तो इसका एक नाम है। इसे हम क्या बुलाते हैं? प्राइमर। लेकिन देखो आरएनए प्राइमेज है ना, तो ये प्राइमर भी कौन सा बना रहेगा? आरएनए प्राइमर। ये बात बड़ी गहरी है। कैसे? अगर मैं बोलूं छोटा सा प्राइमर बना है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है अगर यहाँ एडेनिन है, यहाँ थाइमिन है, या एडेनिन है या थाइमिन है, यहाँ पे ग्वानिन है। लेट्स सी, ये आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना है। आरएनए डीएनए को पढ़ के आरएनए बना है। तो मुझे बताओ एडेनिन का ऑपोजिट क्या लिखूं? यूरेसिल। यूरेसिल, क्योंकि आरएनए प्राइमरी छोटा सा आरएनए का स्ट्रैंड बना है, इसलिए यहाँ पे यूरेसिल आएगा। ये बात समझ आई? मैम बस ये याद रखना तुम्हें। थाइमिन के ऑपोजिट क्या लिखूं? एडेनिन एडेनिन के ऑपोजिट यूरेसिल थाइमिन के एडेनिन ग्वानिन एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन। सो दिस इज एन आरएनए प्राइमर। सिंपल है। अब देखो, अगर पेरेंट स्ट्रैंड पे 3 प्राइम एंड लिखा है यहाँ पे, तो मुझे बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी? 5 प्राइम 5 प्राइम एंड। यस, हमेशा याद रखना एक स्ट्रैंड के ऑपोजिट पोलैरिटी होती है दूसरी की, है ना? मैम तो ये जो प्राइमर है ये कौन सी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम? 5 प्राइम 5 to 3 प्राइम। अब ये वाली लाइन ना बहुत डिफिकल्ट है। आधो ने सही बोली आधो ने गलत, क्योंकि ये लाइन है कंफ्यूजिंग। इतना समझ आया सबको क्या हुआ? अब पहला क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि प्राइमर कौन सा है? डीएनए आरएनए? भाई आरएनए है, डीएनए नहीं है। पहला क्वेश्चन ये तुम्हें समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो तुम प्राइमेज बोल रहे हो, जो प्राइमर लगा रहा है, ये कहाँ आके अटैच हुआ है? पेरेंट स्ट्रैंड पे। ये 3 प्राइम एंड पे अटैच हो रहा है पेरेंट स्ट्रैंड की, या 5 प्राइम एंड पे? ये तो बताया नहीं किसी ने, है ना? तो ये तुमको याद रखना है कि ये कहाँ पे जाके अटैच होता है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं जिसपे नीट के बहुत क्वेश्चन आते हैं। थर्ड वाला पॉइंट हम बाद में करेंगे, आज नहीं हो पाएगा। ये 2 पॉइंट हमें करने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पे, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। ऑलराइट, तो मैं डायग्राम बना रही हूँ, तुम खुद देख के खुद बताना। ये कौन सा स्ट्रैंड बना रही हूँ मैं? न्यू वाला है या पेरेंट? पेरेंट। इसको मैं 3 प्राइम लिखती हूँ, इसको 5। तो यहाँ पे क्या लिखूं? 5 प्राइम to 3 प्राइम। 5 ठीक है जी। पेरेंट स्ट्रैंड ये है। अब जैसे तुम्हारी कॉपी है, रजिस्टर वगैरह होगा तुम्हारे पास किसी के पास, तो जब तुम उसको रीड करते हो, सामने से उसको रीड करते हो ना, तो एक डायरेक्शन में रीड करते हो। ऐसे करते हो ना, लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हो या उल्टा पढ़ते हो? लेफ्ट से राइट लेफ्ट Mostly, टू है राइट। ना? तो देयर इज अ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप उसको रीड करते हो, फिर वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में प्रोसेस होती है, फिर आप उसको भूल जाते हो। है ना? ऐसा है ना? ये मैम नहीं है? जीनो केमिकल का एक एग्जांपल बताना। ऐसे ही है। चलो कोई ना। तो याद रखना कि जो न्यू स्ट्रैंड है उसको बनने के लिए जो प्राइमेज आया, और उसके बाद इसी को फॉलो करता हुआ आएगा हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1, 3। तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? पेरेंट स्ट्रैंड को रीड करेंगे ना। तो रीड करते हैं ये कौन सी डायरेक्शन में? ये 3 प्राइम से स्टार्ट करते हैं।
तो ये अपनी पोलॉइडी नहीं बता रहा है, ये तुमको बता रहा है कि पेरेंट स्ट्रैंड को कहाँ से रीड करता है। तो जब भी तुम वर्ड सुनोगे, ये वर्ड सुन लो, ये बार बार आता है, जब भी तुम वर्ड सुनोगे रीड पेरेंट स्ट्रैंड, जब ये दो वर्ड होंगे इसका मतलब है कि वो पूछ रहा है कि एंजाइम ने आके पेरेंट स्ट्रैंड को कहाँ से पढ़ा। तो उसने कहाँ से पढ़ा, 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ उसने उसे रीड करा। समझ आई बात? ये मैम लेकिन ध्यान से देखना और बताना कि वो खुद कौन सी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। 5 5 and प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन रीडिंग होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये बात समझ आई? रिपीट करो मैम। इसे लिखो, ये दोनों लाइन लिखे एक बार, लिखिए अभी लिख। ये तो सारे पहाड़ों के हैं। डन। ठीक है जी, चलो रेज योर हैंड होगा अब। ओके, अगर एक एंजाइम है प्राइमेज, हैप्पी हैप्पी वाला ई, और इसने आके पेरेंट स्ट्रैंड को देखकर एक प्राइमर बनाना है, तो ये रीड करने आ रहा है पेरेंट स्ट्रैंड को, तो ये पेरेंट स्ट्रैंड की कौन सी साइड पे जाके अटैच होगा, 3 प्राइम या 5 प्राइम? 3 पे। हैंड रेज करने को बोला था ना मैंने। हाँ निशांत, कहाँ अटैच होगा? मैम 3 प्राइम 3 प्राइम, यस। तो रीड करते हैं पेरेंट स्ट्रैंड को 3 प्राइम। लेकिन ये जो नया प्राइमर बना रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन में प्राइमर मूव करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, शाबाश। तो मैं एक और स्ट्रैंड यहाँ पे बना दूं ना, कैसे? अब मुझे बताओ इसका एरो में किस डायरेक्शन में मूव करता बनाऊं, लेफ्ट साइड को बनाऊं या राइट साइड को? राइट लेफ्ट। ऐसे बनाऊं? लेफ्ट लेफ्ट बनाऊंगे ना, देख 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव यहाँ करेगा ना। समझ आई? समझ आई ये बात किसी को? मैम ये मैम चलो, कोई जिसको अभी तक कोई डाउट हो? डाउट होता है? तन्वी बेचारी एग्जिट और एंटर ही खेल रही है। हाँ श्रेयांश, तान्या, निशान, डाउट है? नो मैम तो बेटा सजा मिली है तो को हाथ नीचे कर ले। हाँ निशान बोल। अच्छा नहीं है। नो डन, कितना समझ आया? मैम चलो जी, ये मैम तो प्राइमर बन गया, ये देखो प्राइमर बन गया, प्राइमर बन गया और वो मूव भी करने लग गया। अब जब प्राइमर बन गया, थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बन गया, अब कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डीएनए पॉलीमरेज 3 पॉलीमरेज 3। ये रहा डीएनए पॉलीमरेज 3 और वो बाकी का स्ट्रैंड बना देगा। कौन सी डायरेक्शन में? 5-3-। 5 डैश टू 3 डैश, यस राइट। तो अब थोड़ी देर में देखोगे आपको कैसा दिखाई देगा, आपको कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता हुआ दिखाई देगा। देखो देखो, ऐसे पढ़ना ना मुश्किल है, तो क्या करते हैं, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, रेप्लिकेशन बबल को ना हाफ में तोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे काट देंगे ना तो आधा पोर्शन लिखा है यहाँ पे, ऐसे बना हुआ है ना एनसीईआरटी में भी। आप देखना इस तरीके की पिक्चर ये लिखी होगी, मैम ठीक है। तो ये हाफ में जो होता है पिक्चर, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉक। तो कंफ्यूज मत होना, रेप्लिकेशन फॉक का ये। तो देखो ये पिक्चर देख के समझ आ रही है, ये ये 3 मैम प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव कर रहे हैं, ये प्राइमर मूव कर रहा है, छोटा छोटा प्राइमर बन गया, इसको देखते हुए नया स्ट्रैंड बन गया। कैन यू सी दिस? बन गया नया स्ट्रैंड। तो देखो ये मैं इसको मैम लेबल कर रही हूँ, ध्यान यो से यो सुनना, मैम। दिस इज अ पेरेंट स्ट्रैंड, और ये नेवल स्ट्रैंड को मैं क्या बुलाऊंगी? डॉटर स्ट्रैंड। और डॉटर स्ट्रैंड में मुझे पता है कि इतनी सी सीक्वेंस किसकी है, आरएनए प्राइमर की। क्लियर? ये मैम बस आज के लिए इतना बहुत है। तो इसके बाद जो मैं प्रोसेस कराऊंगी उसमें मुझे कंटिन्यूशन चाहिए। ओके, क्लियर सबको यहाँ तक? ये मैम
देखो तुमको थोड़ा सा एंजाइटी दिखा दूं? ये मैं